ये आपको स्क्रीन विजुअल हो जाए और आईडी क्लियर हो तो बताइएगा। आईडी इज क्लियर? यस सर। चलिए, देखिए जो आज का हमारा प्ले है उसका नाम है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। और कॉन्फिडेंशियल क्लर्क जो है बेसिकली 1953 में आता है और ये भी एक वर्स्ट ड्रामा है, ठीक है जी। इसमें बेसिकली आप थीम देख लो पहले, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें, करेक्टर देख लो। देखिए इस प्ले का जो थीम होने वाला है वो है आपका आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। दूसरा ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। और एक है रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। तो इसमें आपको मेनली जो याद रखना है वो सबसे पहली वाली थीम है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। दूसरा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और तीसरा आपको याद रखना है ये रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। ये इसकी थीम रहने वाली है। और बाकी इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। देखिए इसमें आपको कॉल बाय एक कैरेक्टर मिलेगा, कॉल बाय सिम्पकिंस, ये प्रोटागोनिस्ट है। अ यंग मैन हायर्ड एज सर क्लाउड्स कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। इसमें जो कॉल्बी आपको कैरेक्टर मिलेगा वो मेन पर्सन है, इसका प्रोटागोनिस्ट है, और इसको हायर किया गया है क्लाउड के द्वारा एज अ कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। अब ये कॉलबाई कौन है आपको आगे आगे पता लगेगा। ये और कोई नहीं, ये इलेक्ट्रीमेट सन है सर क्लाउड का, जो एज अ उसे कॉन्फिडेंशियल क्लर्क बना करके लेके आते हैं घर में, ताकि अंदर की सारी इंफॉर्मेशन ये बताए उसको। और कालबाई को भी नहीं पता होता है कि ये कौन है, मतलब खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसका पेरेंटेज क्या है, कुछ नहीं मालूम होता है उसे। तो जो कॉन्फिडेंशियल क्लर्क टाइटल दिया गया है वो कॉलबाई सिम्पकिन को ही रेफर किया गया है। तो ये याद रखना है आपको एक चीज। और उसमें देखना पड़ता है आपको कि इसकी जर्नी होती है वो सेल्फ डिस्कवरी की, इसमें दिखाई जाती है इन सर्च फॉर आइडेंटिटी। मतलब पूरे के पूरे टोटल में इस प्ले में यही चलता है कि फिर कॉलबाई जो है अपनी खुद के बारे में सोचता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, उसको सर्च करता है। फिर अगला करेक्टर आता है सर क्लाउड मोलहैमर। ये एक वेल्दी बिजनेसमैन है और यही कॉलबाई को जो है हायर करते हैं विद होप ऑफ अटॉर्निंग फॉर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब पीछे क्या गलतियां की हैं उसके बारे में जानने के लिए ये सर क्लाउड कॉलबाई को हायर करते हैं। फिर अगला करेक्टर इसमें देखने को मिलेगा लेडी एलिजाबेथ मोलहैमर। एक क्लाउड की वाइफ है, वो फील्स अनफुलफिल्ड एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम हर ओन एस्पिरेशन। तो ये भी अपने आप को जो है सेल्फ रियलाइज करती हैं, इसलिए इनका कोई ज़्यादा रोल इसमें नहीं है। अगला आता है एगर्सन है, ये क्लाउड के सेक्रेटरी हैं ये, जो कि इसमें कॉमिक रिलीफ जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मिसेस गुजार्ड है, ये एक मिस्टीरियस वुमन है इन्वॉल्व इन, मतलब कुल मिलाकर के कॉल बाई की अपब्रिंगिंग जो है मिसेस गुजार्ड ने की है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ये। और करेक्टिव एडवाइस एंड रिवलेशन एड टू द प्लेस एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड डेस्टिनी। और इसमें एक लास्ट करेक्टर है, उसका नाम है लुकास्टा एंजल। ये एक यंग वुमन है जो कि कॉल बाई में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपने देखे। अब शुरू करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन। और इसमें आपको समझ लेना है कि 3 एक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 एक्ट है, ठीक है। तो जब प्ले ओपन होता है, द प्ले ओपन्स इन ड्राइंग रूम ऑफ सर क्लाउड मोलहैमर्स हाउस। सर क्लाउड, अ wealthy businessman, had just hired a new confidential clerk called by Simpkins. Sir Cloud wife Lady Elizabeth Mulhammer and his current secretary Gerson discuss Colby's arrival and their perceptions of him. मतलब क्लाउड हैमर कहते हैं कि हमने भाई एक बंदे को हायर किया है एज अ क्लर्क के रूप में। तो जो एगर्सन होता है उसकी और ये क्लाउड की वाइफ होती है एलिजाबेथ, ये लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसा बंदा होगा वो। तो कॉलबॉय जो है एक शाई है, पर्सनालिटी है, और समवॉट अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो कौन है, आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। इंटर्स एंड इज इंट्रोड्यूस टू द हाउस होल्ड, घर में आता है, इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। एंड ही इज eager टू मेक अ गुड इंप्रेशन एंड प्रूव हिज वर्थ। और पूरी कोशिश करता है कि लोगों को कन्विंस कर सके, अपने कॉन्फिडेंस में ले सके।
So throughout the first act, Sir Cloud and Kolbai have several conversations revealing Sir Cloud's interest in Kolbai's background and potential. मतलब ये क्लाउड कहते हैं कि नहीं मुझे इनके बारे में सब पता है, बैकग्राउंड बारे में कौन है कौन नहीं है. So it becomes apparent that Sir Cloud has ulterior motives for hiring Kolbai. धीरे धीरे इसकी बातों से पता लग जाता है कि आखिर कॉलबाई को इन्होंने क्यों हायर किया. He suspects that Kolbai might be his illegitimate son and hopes to make amends for past mistakes by giving him a chance to succeed. तो वो तो जानते पहचान जाता है कि शायद ये कॉलबाई वही व्यक्ति है, मतलब वही लड़का है जो कि इसका इलेजिमेट सन है, और जो भी पास्ट में गलतियां की हैं सर क्लाउड ने, शायद इसको जीवन में सफल बना करके उसको रेक्टिफाई किया जा सके. तो वहीं पर लेडी एलिजाबेथ होती हैं, तो रिवील्स हर ओन स्ट्रगल विद आइडेंटिटी एंड हर डिससेटिस्फेक्शन विद हर लाइफ. ये भी अपनी आइडेंटिटी को लेकर के सर्च करती हैं और अपने संतुष्ट नहीं अपने जीवन से हैं. सेकंड एक्ट शुरू होता है. सेकंड एक्ट टेंशन रेज एज कॉलबाई बिगिंस टू अनकवर मोर अबाउट हिज ओन पास्ट एंड सर क्लाउड्स इंटेंशन. मतलब अब धीरे धीरे अपने जो है भाग के बारे में जानने लगता है और क्लाउड के इंटेंशन को भी अच्छी तरीके से जान जाता है. तो Colby meets Mrs. Wizard, a mysterious woman who has been involved in his upbringing and who provides cryptic advice about his future. तो कॉलबाई जो है मिलता है मिसेस गॉड से, विजार्ड से, जिसने इनका अपब्रिंग किया होता है और वो उसको फ्यूचर के बारे में एडवाइस करती हैं. She hints at secret that Cloud has not disclosed. और वो बताती हैं कि क्लाउड ने तुम्हें एक चीज नहीं बताई जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ. तो वही चीज बताती है कि यही तुम्हारा पिता है. The relationship between Kolbai and Sir Klaus become more complex. Sir Klaus tries to guide Kolbai in his career and personal development, but Kolbai remains uncertain about his place in the world. Lady Elizabeth too seeks a sense of purpose and meaning, feeling disconnected from her husband and her own aspiration. वो भी धीरे धीरे जान जाती है, तो एलिजाबेथ भी अपने पति से अलग होती हुई चली जाती है. एक थर्ड शुरू होता है, लास्ट है ये. In the final act, the various threads of the plot come together. Kolbai discovers that he is not Sir Cloud's son, a revelation that leads him to question his own identity and purpose even more deeply. Sir Cloud's grappling with his own sense of failure and regret must come to terms with the choice he has made. तो कुल मिलाकर के कॉलबाई को पता लग जाता है कि ये जो है उसका ओरिजिनल सन नहीं है, और उधर क्लाउड जो होते हैं वो भी जो भी जीवन में असफलताएं होती हैं उसको, जो भी और काम किए होते हैं उस पर रिग्रेट करते हैं. Lady Elizabeth finds a renewed sense of purpose and decides to pursue her own interests and passions. अब उधर एलिजाबेथ कहती हैं कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगी सब. तो Kolbai, despite the disillusionment about his origin, gains a clearer understanding of himself and his aspiration. And he decides to leave Sir Cloud's employment to seek his own path. उसको छोड़ करके चला जाता है और इस तरीके से आपका प्ले ये ओवर हो जाता है. ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आज तक कभी प्रश्न नहीं आया है. बस यह है कि आपको करेक्टर याद रहे इसलिए पढ़ाया गया है. अगला है फैमिली रियूनियन. ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्ले है. ठीक है, ये बेसिकली मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और ये भी एक वर्स ड्रामा है. वर्स ड्रामा है ये. इसमें भी जो है 3 एक्ट हैं. इसका पहले थीम देखेंगे, फिर करेक्टर्स देखेंगे. थीम इसका है आपके सामने गिल्ट एंड रिडेम्पशन. ठीक है, और इसमें भी आपको कई सिंबल मिल जाएगा. तो सर्च फॉर आइडेंटिटी. बस यही दो आपके लिए थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, गिल्ट एंड रिडेम्पशन, फैमिली रियूनियन का, और सर्च फॉर आइडेंटिटी. इसके करेक्टर्स देखते हैं. इसमें पहला करेक्टर है हैरी मोंचेंसी. ये प्रोटैगोनिस्ट हैं. टॉर्मेंटेड बाय गिल्ट एंड सीकिंग रिडेम्पशन, हिज जर्नी इज द सेंटर टू द प्लेस नैरेटिव. तो ये प्रोटैगोनिस्ट है हैरी, याद रखना. पूरी मोंचेंसी फैमिली है, कुल मिलाकर के शॉर्ट नाम याद रखना, हैरी, एमी, आईवी. ठीक है, ये अगला है एमी मोंचेंसी. ये हैरी की माँ है. एमी कौन है? माँ है ये एक स्ट्रॉन्ग विल्ड महिला है. ठीक है, जो अपने बच्चे की वेलबींग के बारे में सोचती हैं. अगाथा है इसमें करेक्टर, वो हैरी की आंटी हैं. ठीक है, और आईबी एंड वॉयलेट हैं, ये एमी की सिस्टर्स हैं. यानी कि एमी जो कि हैरी की माता हैं, उनकी 2 बहनें, उनका नाम है एबी एंड वॉयलेट. ये वॉयलेट करेक्टर है, याद रखना. आपसे ये प्रश्न जरूर बनाया जा सकता है कि वॉयलेट नाम का करेक्टर किस वर्ग में आता है, और ये पीजीटी लेवल का है. ठीक है, पीजीटी लेवल का है ये.
आपको याद रखना है वॉयलेट नाम का करेक्टर द फैमिली रियूनियन में है। और जेराल्ड पाइपर जो है एमी के ब्रदर इन लॉ है, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एमी के ब्रदर इन लॉ कौन है? ब्रदर इन लॉ मतलब समझते हैं ना, दामाद, वैसे तो साला जीजा होता है ये, तो जेराल्ड पाइपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब ये प्ले आपको ओपन होता है तो इसमें विस्टवुड नाम की एक जगह दिखाई गई है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, विस्टवुड, ठीक है। और एक चीज याद रखना, मेनली जो ये फैमिली रियूनियन आपका है, ये मेनली 2 ही एक्ट में है। ये जो आप थर्ड एक्ट देख रहे हैं, दिस वाज नॉट फुलफिल्ड एक्ट, दैट्स व्हाई कहीं कहीं आप देखेंगे 2 एक्ट में दिखेगा आपको, ठीक है, याद भी रखना आपको। यहाँ 3 एक्ट लिखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पेपर में 2 एक्ट आए तो 2 एक्ट ही लगा देना, सही माना जाएगा। तो उसमें जब प्ले ओपन होता है तो विशवुड में होता है, एक एंसेस्ट्रल होम है मुनचेंसी फैमिली का, यानी कि द फैमिली रियूनियन कहाँ ओपन होता है? विशवुड में। और एक एंसेस्ट्रल होम है ये, जहां पर वेयर अ रीयूनियन इज टेकिंग प्लेस टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ एमी मुनचेंसी, यानी कि ये हैरी की माता जी का बर्थडे है, और बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि जो सभी इनके बच्चे बाहर हैं वो सब आकर के घर में आ जाए और एक साथ में फिर से रीयूनियन हो जाए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है द रीयूनियन प्ले। अब इसमें होता क्या है, हर थ्री सिस्टर्स के नाम याद रखना, ये है एमी की 3 सिस्टर्स हैं, एबी, वॉयलेट एंड अगाथा। ये प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सी सिस्टर नहीं है एमी की, और एमी भी मोन जो है मेन करेक्टर है इसमें, ठीक है। तो आईवी, वॉयलेट एंड अगाथा। और एक और बंदा है जेराल्ड पाइपर, ये सब वहां पर जो है प्रेजेंट है। दे अवेट द अराइवल ऑफ एमी सन हैरी, लेकिन वहां हैरी नहीं है और हैरी के आने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हु हैज बीन एब्सेंट फॉर मैनी इयर्स द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हिज वाइफ, इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और तब से जो है आज तक ये कभी घर नहीं आया। बेसिकली इसकी वाइफ की डेथ डूब करके हो जाती है, आगे आपको और पता लगेगा। तो अब क्या होता है कि हैरी अराइव्स एंड इट बिकम्स क्लियर दैट ही इज हॉन्टेड बाय पास्ट। वहाँ आता तो है लेकिन उसे जो है जो पास्ट में घटना घटित हुई थी जिसके कारण उसकी बीवी की डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ उसे जो है बहुत हॉन्ट करती है। तो he experiences hallucination and is obsessed with the idea of being pursued by ह्यूमेनाइट्स। ये ह्यूमेनाइट्स कौन है? फ्यूरीज फ्रॉम द ग्रीक मिथोलॉजी है, मतलब जो कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो उसके लिए ह्यूमेनाइट्स बोलते हैं, ठीक है। These hallucinations symbolize his overwhelming guilt and internal struggle. So Harry confides in his aunt Agatha, revealing his deep sense of guilt and belief that he is cursed. Agatha in turn shares a family secret. Harry's father was also tormented by guilt and sought redemption through a tragic and a mysterious death. तो मतलब ये जो रिडेम्पशन वाली बात रही उसकी फैमिली से ही रही है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ की डेथ उसकी वजह से हुई है, इसलिए वो बार बार गिल्ट फील कर रहा है। तो अगाथा एनकरेजेस हैरी टू कन्फ्रंट हिज पास्ट एंड सीक स्पिरिचुअल हीलिंग। तो इसमें स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखाई गई है थोड़ी सी। द फैमिली मेंबर्स रिएक्ट डिफरेंटली टू हैरीज बिहेवियर, सम आर स्केप्टिकल एंड डिसमिसिव व्हाइल द अदर्स आर कंसर्न्ड एंड सिंपैथेटिक। मतलब कुछ तो झूठा दिखावा कर रहे हैं और कुछ वास्तव में थोड़ा सा सिंपैथेटिक है हैरी की तरफ। एमी इज पार्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड एंड शी फियर्स लॉसिंग हर सन अगेन। The tension builds as Harry confronts the family and reveals the depth of his torment. He decides to leave Eastwood to seek redemption and spiritual clarity. Agatha supports the decision, understanding that his journey is necessary for his salvation. तो अगाथा जो कि अमी की बहन होती है, वो हैरी का सपोर्ट करती है कि ये जो रिडेम्पशन है और जो स्पिरिचुअल क्लैरिटी है वो सल्वेशन का एक बढ़िया मार्ग प्रशस्त करेगी, इसलिए वो हैरी का सपोर्ट करती है। As Harry prepares to depart, he finds a sense of peace and acceptance. He acknowledges his past mistakes but chooses to move forward in search of higher purpose. The play ends with Harry leaving Wishwood, symbolizing his break from the past and his commitment to the path of spiritual renewal. इस तरीके से आपका ये प्ले ओवर हो जाता है।
अब आप एक ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, जो मैं आपको मेन में चीजें बता रहा हूँ, कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ, उनको नोट करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है टी.एस. इलियट की एरियल पोएम्स, ARIEL, एरियल POEMS, ठीक है। तो इसमें आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें कौन सी एरियल पोएम नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको जो भी नाम बताऊं उसको नोट करिएगा, पेन पेंसिल निकाल लीजिए। Yes, sir. चलिए, एरियल पोएम्स में डाल करके आपको नोट करना है। एरियल पोएम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट की पोएम है, जिसका नाम है द जर्नी ऑफ मिसाइल, JOURNEY, जर्नी ऑफ द मिसाइल, सर ये तो अलग है ना सर उससे सर? नहीं, एरियल पोएम्स में ही आती है, अलग। अच्छा सर। सर कलेक्शन है क्या वो? हाँ, कलेक्शन एरियल पोएम्स का, ठीक है। अच्छा सर। एरियल पोएम्स में कलेक्शन है, उसमें जर्नी ऑफ द मिसाइल आती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, कभी पूछ सकता है। अगली पोएम है अ सॉन्ग फॉर साइमन, अ सॉन्ग फॉर साइमन, SIMEON। और अगली पोएम है एनिमुला, ANIMULA, एनिमुला, 1 2 3। और चौथी पोएम है मारिना, चौथी है MARINA, मारिना। और पांचवी पोएम है ट्रम्फल मार्च, TRUIMPHL, ट्रम्फल मार्च, ठीक है। और लास्ट पोएम है कल्टीवेशन ऑफ क्रिसमस ट्री, छठी पोएम है द कल्टीवेशन ऑफ क्रिसमस ट्री। ये 6 पोएम जो है वो आपकी आती है टोटल एरियल पोएम्स में, ठीक है। और ये अलग अलग टाइम पर लिखी गई हैं, इनका डेट का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। अब आपको पता है इन्होंने एक वर्क लिखा है प्रील्यूड्स, ये भी आपको पता होगा, पता है ना, ये तो पता ही होगा। यस सर। तो मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, वो आपको जरूर नोट कर रहे हैं। देखिए, स्वैनी अमंग द नाइटिंगेल्स हमने पढ़ा ही था, ठीक है। इसमें एक बार आता है स्वैनी एगोनिस्ट, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट से कंफ्यूज मत करना, यस डब्ल्यू सही से पढ़ जरूर लेना, स्वैनी लिखा है या सैमसन लिखा है। स्वैनी एगोनिस्ट, AGONISTES, ठीक है। ये इनका प्ले है, 1934 अप्रोक्सीमेटली आता है ये आपको वर्क याद रखना है, स्वैनी एगोनिस्ट। और बाकी द रॉक तो ये खैर फेमस है, द रॉक, इनका एक वर्क है द रॉक। सर क्या बताया ये वाला सर? ये प्ले है, मैं वही बोला था, एक द रॉक है इनका, ये वर्क है। हम ये कह रहे थे कि स्वैनी अगोनिस्ट को सैमसन अगोनिस्ट मत समझ लेना, थोड़ा लगना, ठीक है। जी सर। और आपने एक हमको लग रहा है कक्षा 8 में पोएम है एनसीईआरटी में, मैकविटी नाम सुना होगा आपने, मैकविटी, आई होप पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा आपने, बिल्ली वाली, मैकविटी द मिस्टीरियस कैट। ये मैकविटी इनका वर्क है, इसका टाइटल द मिस्टीरियस कैट, ठीक, पता है। और एक इनका वर्क है जिसका नाम है, तो नहीं लिख लो, ये वैसे कक्षा 8 में है, मैकविटी द मिस्टीरियस कैट, सर। लिख लिया। जी सर। अब इनका एक वर्क है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आपको पता है खुशवंत सिंह का है कि नहीं?
यस सर। और इनका जो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है। तो जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इनका जो वर्क है, ये बेसिकली आपको पता होगा, हेनरी जेम्स आपने पढ़ा होगा, पीजी में था, तो उसका टाइटल वहीं से लिया गया है। ठीक है। और इसमें एक एपिग्राफ आता है, पहले मैं लिखा दूं, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, PORTRAIT, पोर्ट्रेट ऑफ। सर किससे लिया गया टाइटल? ये हेनरी जेम्स, हेनरी JAMS। सर कौन सा वर्क है सर इनका? हेनरी जेम्स का ही पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। जी सर। वहीं से इंस्पायर्ड है, HENRYGAMS। और इसी के नीचे लिख लीजिए, इसमें एक एपिग्राफ है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में, वो लिया गया है जीव ऑफ माल्टा से। क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है, आपको पता ही होगा, पता है ना, ये तो पढ़े होगा। यस सर। यस सर पता है। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है? जीव ऑफ माल्टा से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लो। और इनका एक वर्क आता है हिप्पोपोटामस, ये मैंने अगर वहाँ शुरुआत में बताया भी था, फिर नोट कर लो, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। और एक आता है इसमें वर्क, आपको पता होगा, फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये बताया था मैंने, फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ मैं आपको, फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। और एक है होमेस टू ड्रेडन, ये इसके अंदर से नहीं आके पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वर्क नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर लास्ट वन कौन सा बताया सर? सर लास्ट वाला होमेज टू ड्रेडन, HOMAGE, होमेज टू ड्रेडन, DRYDEN, होमेज टू ड्रेडन। ठीक है जी, ये इनका वर्क है। तो ये था TS Eliot के बारे में। अब 27 तारीख से केवल GIC का क्लास रन करेगा बस, और GIC वाले ग्रुप में ही वो क्लास लिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं। यस सर। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, अपना रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।